वाजिद अकराम एक मरूफ बिजनेसमैन थे। दौलत इनके घर की बानदी थी। 3 बेटों के बाद अल्लाह ने इन्हें बेटी की नेमत से नवाजा था। रमशा शुरू से ही काफ़ी नखरीली और ज़िद्दी बची थी। कुछ लाड प्यार ने इसे बल्ला का नाजुक मिजाज बना दिया था। घर के हर फर्द से ले कर नौकरों तक वो सब पर हुक्म चलाती थी। मुजाल थी किसी की कि कोई इस की मर्जी के खिलाफ कोई भी काम कर दे। नौकर चाकर 24 घंटे इर्द गिर्द फिरते थे। वो मगरूर और तनक मिजाज होती चली गई। एक खराबी इसमें ये भी थी कि वो बेहद मुंतकिम मिजाज थी। जब तक बदला ना ले लेती इसे चैन नहीं पड़ता था। अगर कोई इसे झड़क देता, डांट देता या फिर दिल दिखा देता, वो रमशा ही किया जो किसी को मुआफ कर दे। बदला लेकर ही इसके सीने में ठंडक पड़ती थी। अपनी तौहीन और बेइज्जती तो किसी भी सूरत इसे गवारा नहीं होती थी। इसकी आदतों की बदौलत मम्मी को हर वक्त खदशात लाहक रहते थे कि न जाने अगले घर जाकर इसका क्या बनेगा। बेगम वाजिद बल्ला की नरम मिजाज खातून थीं। उसी तरह वाजिद साहिब भी बेहद शरीफ आदमी थे। अपनी सोसाइटी के लोगों से बेहद मुख्तलिफ। तीनों बेटे भी ज़हीन और फरमानबरदार थे। अलबत्ता बेटी की वजह से कई मर्तबा वो दिल महसूस कर रह जाते थे। काफ़ी अरसा तक तो रमशा शादी के नाम से भागती रही थी। फिर अचानक इसने एक PAF के ऑफिसर का नाम लिया था। वाजिद साहिब जो इसकी शादी के लिए सख्त बेचैन थे, फौरन ही रजामंद भी हो गए। छानबीन से पता चला कि लड़का ना सिर्फ तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब और खूबसूरत है, बल्कि बहुत अच्छा शरीफाना पस मंज़र भी रखता है। फिर पता चला कि लड़का रमशा को पसंद नहीं करता, मगर रमशा हर सूरत इस से शादी करना चाहती थी। तब बेटी की वजह से मजबूर होकर वो दोनों मियाँ बीवी अबद के घर चले गए थे। अब जबकि बात तय हो चुकी थी, तो लाडली बेटी को घर बार वाली देखना इनकी अवलीन ख्वाहिश थी। इस दिन भी इसे नाश्ते की मेज़ पर ना देखकर बेगम वाजिद इसके बेडरूम में चली आई थीं। ऋषि, मेरी जान, 8 गई हो तो सब के साथ नाश्ता कर लो। आपको पता है कि मैं तन्हा ही नाश्ता करती हूँ, फिर भी मुझे बुलाना चली आती हैं। वो लाड से मां के गले में बानही डालकर बोली, तो कभी हमारा साथ भी दे दिया करो। लिंच भी अपने रूम में या कभी फ्रेंड्स के साथ। ब्रेकफास्ट भी अकेले करना। डिनर के वक्त भी मर्जी से ही डाइनिंग रूम में आती हो। बेटा, तुम्हारे पापा की ख्वाहिश है कि तुम भी हमारे साथ बैठा करो, गपशप किया करो। भाभियाँ हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, कभी इन्हें भी टाइम दे लिया करो। सब तुम्हारा पूछते हैं। वो नरमी से इसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरती रहीं। मगर मुझे इन सब की कंपनी बोर करती है, इसने काफ़ी नखुद से कहा। तो फिर किसकी कंपनी पसंद है? इनका लहजा हनूज नरम था, किसी की भी नहीं। इसने बुरा सा मिना बनाया, अबद की भी नहीं। वो इसे छेड़ रही थीं। रमशा चौंकी। अबद कहाँ से बीच में आ गया? अबद ही तो बीच में है। इन्होंने नरमी से इसकी पेशानी को चूमा। वो तो है। क्या ख्याल है अबद को लिंच पर बुलाएं? बहुत दिन हो गए इसने इधर का चक्कर नहीं लगाया। बेगम वाजिद ने कुछ सोचते हुए कहा, इसकी फ्लाइंग चल रही है इन दिनों, लिंच पर तो नहीं आ सकेगा। रमशा ने सोचते हुए जवाब दिया, मशक़ें तो सारा साल चलती हैं, अपने ले भी वक्त निकालना चाहे। लिंच ना सही, डिनर सही, मैं खुद इसे फ़ोन करती हूँ, फिर मना भी नहीं कर सकेगा।
रमशा के हवाले से अबद इन्हीं बे इंतहा अजीज हो गया था। जैसे आपकी मर्जी। वो शाने उचटका कर वाशरूम की तरफ बढ़ गई। वापस आई तो मम्मी को अभी तक वहीं बैठा देख हैरान हो गई। अबद से बात हो गई है, रात को वो आएगा। इन्होंने मुस्कुराते हुए बेटी को इत्तिला दी थी, मगर रमशा के तासुरात पहले जैसे थे, बिल्कुल सपाट। कभी कभी तो इन्हीं बेटी के अंदाज गैर फित्री लगते थे। वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी या फिर खुद को मुख्तलिफ जाहिर करती थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो हमेशा बेटी से दोस्ताना अंदाज में बात करती। रोज़ तो मुलाकात होती है। रमशा लापरवाही से बोली, बेटा रोज़ रोज़ मिलना कुछ अच्छा नहीं होता। शादी के बाद साथ ही तो रहना होता है। तमाम उम्र पूरी जिंदगी एक दूसरे को जानने के लिए पड़ी होती है। वो बे इरादा इसे टोक गई थीं।